नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं अपना एक अगला वीडियो जिसका टॉपिक होगा क्षेत्रीय संगठन। और क्षेत्रीय संगठन के रूप में हम पढ़ेंगे आसियान। तो जैसा कि हमें पता है कि कई एक जैसी पृष्ठभूमि के जो देश होते हैं या जिनकी एक जैसी परिस्थितियां होती है, वो देश मिलकर आपसी सहयोग के उद्देश्य से कुछ संगठन बना लेते हैं। ऐसे ही जो सहयोग के लिए संगठन बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है क्षेत्रीय संगठन। और क्षेत्रीय संगठनों की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कई सारे संगठन हमारी नजर में आते हैं, जैसे यूरोप के देशों का एक संघ है। तो इसी तरह से सार्क जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश जो दक्षिण एशिया में स्थित है उनका एक संगठन। तो उसी तरह से दक्षिण पूर्व जो एशिया है उनके सदस्य देशों का भी एक संगठन है जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि एशिया में कहां स्थित है। तो जैसा कि इसके नाम से पता है, इसे आसियान को आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं। यदि दक्षिणी पूर्वी एशियाई के रूप में इसकी पहचान की जाए तो इसकी पहचान होती है कि यह क्षेत्र चीन के जो चीन गणराज्य है, चीन के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। चीन के दक्षिण में, और जो भारत उपमहाद्वीप है, भारत और उसके जो पड़ोसी देश वर्तमान में जो कभी भारत का हिस्सा कहलाते थे, उन भारत उपमहाद्वीपीय देशों के पूर्व में यह क्षेत्र स्थित है। और इस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे जो देश है उन देशों ने मिलकर अपना एक समुदाय बनाया है, एक संगठन बनाया है, और वही संगठन आसियान के नाम से जाना जाता है। यदि इसका पूरा नाम जाने, क्या है इसका पूरा नाम, तो नाम है इसका दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ, यानी दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में स्थित राष्ट्रों का एक संघ जिसको कहा जाता है आसियान। क्या जरूरत थी, इसका औचित्य क्या है, इन्होंने यह संगठन क्यों बनाया, तो इनके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो हमें याद होता है कि ये जो संगठन बनाया है इन देशों ने आपस में सहयोग के उद्देश्य से बनाया है। इनका मूल जो मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो है कि इन देशों ने आपसी सहयोग के लिए ऐसे संगठन का निर्माण किया है कि आसियान के जो देश है उनका सामरिक महत्व क्या है, वो किस क्षेत्र पर स्थित है और उस क्षेत्र में स्थित होने का उनका महत्व क्या है। तो सामरिक महत्व की बात करते हैं, उनका सामरिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो हम पता यही करते हैं कि ये एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां दो महासागर आपस में मिलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र उस दो महासागरों को मिलान करने वाले क्षेत्रों के आसपास स्थित है। यानी ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाले स्थान पर है। ये उस जगह स्थित है जहां ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं, और जहां दो महासागर मिलते हैं वो उसका सामरिक महत्व स्वतः बढ़ जाता है।
दूसरी बात इसके सामरिक महत्व की हम बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे सामने आता है वो है कि ये एशिया महाद्वीप को, जैसे दो महासागरों को जोड़ा है, वैसे ही एशिया महाद्वीप और दूसरा जो एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इन दो महाद्वीपों के लिए पुल का काम करता है, यानी कि इन दोनों को भी आपस में जोड़ने का काम करता है, पुल का काम करता है। जैसे दो महासागरों को जोड़ने वाले स्थान पर स्थित ये देश, और दूसरी बात ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला क्षेत्र है। तीसरा इसका अगर सामरिक महत्व हम देखें तो ये कि ये वो क्षेत्र है, इनके जो देश है वो उपजाऊपन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, ये उपजाऊ है, और इनके उपजाऊपन के रूप में ये कहा जाता है कि कई सारे देश तो ऐसे हैं जिनको हम चावल का कटोरा कहकर पुकारते हैं। तो इनकी उपजाऊपन शक्ति, उपजाऊ भूमि, ये इनका एक अलग महत्व है। उपजाऊ भूमि के कारण से इन्हें चावल का कटोरा कहा जाता है। ये इसको उपनाम दिया गया है इसके कई इस क्षेत्र के कुछ देशों को। तो उपजाऊपन के कारण से भी इनका सामरिक महत्व बढ़ जाता है। तो रबड़ उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी ये विख्यात है, तो रबड़ उत्पादन के दृष्टिकोण से भी इसका सामरिक महत्व है। साथ ही साथ इसका पांचवा बिंदु जो हम लेते हैं वो है कि इसके कुछ देश वो है पेट्रोलियम उत्पादक है, जो ऊर्जा के संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण है, वो हमें मिलता है। इंडोनेशिया, सारावाक और ब्रुनेई, ये पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो आसियान देश है उनका एक सामरिक महत्व है, अगर उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि इन देशों ने यह संगठन क्यों बनाया। संगठन का कारण क्या है, तो कारण के रूप में हम दो बातों पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो कि ये जो क्षेत्र है वो विस्तारवादी जो नीति है चीन की, उसका शिकार होने की कगार पर। तो चीन की विस्तारवादी नीति से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया। चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध ये अपने आप को तटस्थ देश मान सके, तटस्थ रख सके और चीन के विस्तार को रोक सके। जैसा कि ज्ञात है कि ब्रिटेन ने औपनिवेशीकरण के खत्म होने के बाद ब्रिटेन से जैसे ही ये राष्ट्र मुक्त हुए तो वह एक शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, और उसी शक्ति शून्यता को पूरा करने के लिए चीन ने उन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाने की सोची, और चीन की इसी प्रभाव जमाने की नीति का विरोध करने के लिए, उससे अपने आप को बचाए रखने के लिए इन्होंने इस आसियान नामक एक संगठन बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा, ऐसा संगठन बनाने का जो मुख्य कारण होता है, जो अन्य क्षेत्रीय संगठन होते हैं उन्हीं की तर्ज पर इसका दूसरा मुख्य कारण है आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। किस किस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना? सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। आपसी सहयोग को बढ़ावा देना।
आपस में, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि एक जैसी, इनकी समस्याएं एक जैसी है, और उन एक जैसी समस्याओं में आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए इन्होंने आपस में एक नया संगठन बनाने के बारे में सोचा था, और वही संगठन आसियान देश कहलाता है। आपसी सहयोग बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध अपने आप को तटस्थ बनाए रखना इनका दूसरा मुख्य कारण रहा है, और इन्हीं दो कारणों से हम कह सकते हैं कि आसियान जैसे कई सारे संगठन बनाए गए। संगठन का नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, अंग्रेजी में इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियाई नेशंस। तो इस तरह से आसियान का ये नाम, और इसकी स्थापना कब की गई है, यह संगठन कब बनाया गया, तो स्थापना 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के समय सदस्य राष्ट्र, स्थापना के समय जो सदस्य थे वो 5 थे। 5 सदस्य थे, और यदि वर्तमान में सदस्यता की बात की जाए तो 10 इसके वर्तमान में सदस्य हैं। जो देश स्थापना के समय इसके सदस्य थे उनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। स्थापना के समय के सदस्य देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। इनको हम कहते हैं संस्थापक सदस्य। इसकी सदस्य संख्या में समय समय पर बढ़ावा दिया गया है, बढ़ाया गया है। तो 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 5 और अन्य सदस्य बाद में और इसके सदस्य बन गए हैं, और इस तरह से इसकी सदस्य संख्या बढ़ जाती है। कौन कौन से देश इसके सदस्य बने हैं बाद में, तो बाद में बनने वालों में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। कुल मिलाकर 10 सदस्य हो गए। इनको बाद में सदस्यता दी गई है, और ये इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में थे। कुल मिलाकर 10 सदस्य राष्ट्र है। इस तरह से वर्तमान में यदि बात की जाए तो आसियान के कुल सदस्य संख्या 10 है, जिसमें ये सारे के सारे देश छोटे छोटे राष्ट्र जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में स्थित है। आसियान की प्रकृति, और प्रकृति को हम कह सकते हैं स्वरूप कैसा। इनका जो आपस में संगठन बनाया है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है, उसका स्वरूप क्या है। तो स्वरूप की बात करें तो इसकी प्रकृति है असैन्य प्रकृति का यह संगठन है। असैन्य का मतलब ये आपस में सैनिक सहयोग का संगठन नहीं है। सदस्य राष्ट्रों ने सैनिक सहायता हेतु संगठन नहीं बनाया है। सैन्य संगठन नहीं है, इसकी असैन्य प्रकृति है। और सैन्य संगठन नहीं है, सैनिक सहायता नहीं करनी है, तो कौन सी सहायता करनी है, अन्य सभी क्षेत्रों में सहायता।
और विशेष तौर से आर्थिक क्षेत्र में इसकी सहायता का साझा बाजार इसका प्रमुख है। साझा बाजार के रूप में आर्थिक सहायता। तो यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो यह संगठन असैन्य प्रकृति का है, लेकिन परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति रखता है और सहयोग सभी क्षेत्रों के लिए अपेक्षित है, लेकिन खास तौर से इन्होंने आपसी व्यापार को बढ़ाते हुए आप साझा बाजार विकसित करने की ओर इसकी प्रकृति को स्पष्ट किया गया है। आसियान का उद्देश्य, पहले उद्देश्य के रूप में हम बात करते हैं कि आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। किस किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में। समाज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान आपस में सहयोग के द्वारा करना। सांस्कृतिक क्षेत्र यानी कि सांस्कृतिक उत्थान की ओर ले जाना, संस्कृति का उत्थान करना। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो राजनीतिक उत्थान। आगे यदि हम सहयोग के बारे में बात करें तो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इन क्षेत्रों में आपस में सहयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। दूसरी यदि बात करें तो इस क्षेत्र की जो साझा समस्याएं हैं, साझा समस्याओं का समाधान करना। कौन कौन सी ऐसी साझा समस्याएं हैं इस क्षेत्र की? सबसे बड़ी समस्या है वो है निर्धनता। दूसरी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की जनसंख्या विस्फोट। इसके प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मिलकर सामना करना। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा देना। आर्थिक क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना। कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? नियमों में उदारता, व्यापारिक नियमों में उदारता के द्वारा व्यापारिक आर्थिक क्षेत्र में को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही यदि आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जो शांति इनकी स्थिरता है उसको बनाए रखना इनका प्रमुख उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय शांति और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। आसियान के अगले उद्देश्य की तरफ बात करें तो आपस में जो क्षेत्र है वैज्ञानिक उन्नति को और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग करना और ऐसी कोई तकनीकी है उसको आदान प्रदान करना। साथ ही साथ अपने इस दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, को प्रोत्साहन, बहुत सारे उद्देश्य यदि देखा जाए तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं और उन समस्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
इन्होंने ऐसे ही संगठन का निर्माण किया है। यदि मैं इन पूरे उद्देश्यों को एक बात में कहूं तो ये आपस में हर क्षेत्र में सहयोग को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। इनका मुख्य जो बिंदु है वो है परस्पर सहयोग, सभी क्षेत्रों में परस्पर सहयोग और अपनी जो साझा समस्या है उनका समाधान करना, आपसी जो विवाद है उनको आपस में मिल बैठकर हल करना इनका प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं आसियान के कार्य की। जो इनका उद्देश्य है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किया है। तो पहली बात हम करते हैं कि इन देशों ने आपस में सभी क्षेत्रों में जो सहयोग का मुद्दा लिया था उस सहयोग के क्षेत्र के लिए इन्होंने आपस में काफी सारे काम किए हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में आपस में सहयोग के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? यदि बात करें राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्यरत है। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, जो उन्होंने उद्देश्य लिया उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास है। इसके कार्यों के रूप में देखा जाए तो दूसरा कार्य हम लेते हैं कि इन्होंने आपने जो क्षेत्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मुक्त व्यापार, इसको बढ़ावा देने का अर्थात एक देश से दूसरे देश में जो सामान वस्तुएं आदान प्रदान की जाती है उन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगा जाए, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है। इसके लिए उन्होंने अपनी नीतियों में उदारता ली है। नीतियों में उदारता, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? साझा बाजार विकसित करना। तो साझा बाजार विकसित करने के लिए इन्होंने मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिया। एक मुख्य उद्देश्य यह है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका इन्होंने यह बताया है मुक्त व्यापार व्यवस्था को। और क्या होता है मुक्त व्यापार व्यवस्था? तो उसका अर्थ है कि नीतियों में उदारता लाना, ये मुक्त व्यापार व्यवस्था कहलाता है। बात करें आगे तो इन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए क्या किया है? दूरदर्शन और रेडियो जो संचार साधन है, दूरदर्शन और रेडियो पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान शुरू किया, प्रोग्रामों को आदान प्रदान किया है। ताकि सभी देशों में एक जैसी संस्कृति का विकास किया जा सके। और इसका मुख्य माध्यम बना है, सांस्कृतिक आदान प्रदान का मुख्य माध्यम इन्होंने बनाया है रेडियो और दूरदर्शन। साथ ही साथ सदस्य देशों ने अपनी जनसंख्या को, अपनी जनता को एक दूसरे से मिलाने के लिए पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। पर्यटन को बढ़ावा दिया है। क्या बढ़ावा दिया है? इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आसियान नामक एक संगठन बनाया है। ये सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो आसियान नामक संगठन की स्थापना करना ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, दूरदर्शन और रेडियो द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना, मुक्त व्यापार के द्वारा साझा बाजार विकसित करना और जो इन्होंने उद्देश्य तय किए थे उन सभी क्षेत्रों में आपस में सहयोग को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है। साथ ही आगे हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में इन्होंने कृषि
क्षेत्र में विकसित नवीन तकनीकी, कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी का विकास कर रहे हैं। कृषि एवं तकनीकी विकास कार्य कर रहे हैं। आपस में नवीन तकनीकी का प्रयोग एक देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है और आदान प्रदान कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में भी। तो इस तरह से तकनीकी और कृषि क्षेत्र में भी विकास कार्य कर रहे हैं। अगली बात करें 6 नंबर, तो इन्होंने आपस में शांति बनाए रखने के लिए आणविक हथियारों की दौड़ को कम किया। क्यों किया है? ताकि क्षेत्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था कायम की जा सके। तो इस तरह से आसियान अनेक क्षेत्रों में निरंतर कार्यरत है। अब बात करते हैं इसके संगठन की। संगठन में यदि देखा जाए तो इसका त्रिस्तरीय संगठन है। नंबर 1 शिखर सम्मेलन, दूसरे में स्थायी समिति, और तीसरे नंबर पर आता है सचिवालय। इसका संगठन त्रिस्तरीय है। तो सबसे पहले बात करें कि ये शिखर सम्मेलन, इसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री मिलते हैं। सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का समूह है। साथ ही उन्होंने तय किया है कि प्रतिवर्ष इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाए, लेकिन प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाए। लेकिन प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुए हैं। यदि शिखर सम्मेलन में बात की जाए तो क्या बात करते हैं? आपस में सदस्य राष्ट्र आपसे जो समस्याएं और जो सुझाव है उन पर चर्चा करते हैं। प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 में आयोजित हुआ बाली, इंडोनेशिया में। प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 में हुआ। कहां हुआ? बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। और 2016 तक 28वां और 29वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 28वां और 29वां शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया था लाओस में। इनका कार्य परस्पर परामर्श करना। इसी तरह से अब आगे स्थायी समिति। स्थायी समिति का काम है विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करवाना। विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करवाना। जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है उस शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करवाने का काम है वो स्थायी समिति का होता है। और दूसरा इनका काम है सहयोग के क्षेत्र में
वृद्धि पर विचार करना। ये नए नए क्षेत्र सुझाते हैं जिन पर आपस में सहयोग किया जा सके। और इसमें शामिल कौन होते हैं, तो ये है जो मेजबान जो देश है, मेजबान देश का विदेश मंत्री व अन्य देशों के राजदूत इसमें शामिल होते हैं। ये इसके सदस्य होते हैं। तो इस तरह से इसका संगठन का जो दूसरा हिस्सा है वो है स्थायी समिति, पहला हिस्सा है जो शिखर सम्मेलन। अब हम बात करते हैं सचिवालय। तो सचिवालय इसका जकार्ता में बनाया गया है जो इंडोनेशिया में है। सचिव 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। सचिव का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इसका काम प्रशासन करना, प्रशासनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण देना। प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना इसका काम। तो ये तो हो गया काम, ये हो गया सचिव का कार्यकाल। और यह सचिवालय जो कि जकार्ता में तय किया गया, 1976 में बनाया गया था सचिवालय, और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। तो आसियान का मूल्यांकन, आसियान का मूल्यांकन, जो उद्देश्य लेकर ये बनाया गया था संगठन, क्या ये उस उद्देश्य में सफल रहा या उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में अभी कमी है, इस बारे में हम इसका मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहला मूल्यांकन ये कि जो उद्देश्य लेकर इस संगठन की स्थापना की गई थी वो अपने उद्देश्य में पूर्णतया अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं पूर्णतया सफल नहीं हुए हैं। हालांकि बहुत ही अच्छा उद्देश्य लेकर इस संगठन की स्थापना की गई थी, लेकिन ये अभी तक पूर्णतया उसमें सफल नहीं हुए हैं। क्या सफलता नहीं मिली है? जैसे इनका एक उद्देश्य था साझा व्यापार, साझा बाजार विकसित करना, ये इनका एक उद्देश्य था, लेकिन विकसित नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? इसका कारण है कि सदस्य जो नागरिक हैं उनकी क्रय शक्ति मजबूत नहीं है। क्रय शक्ति नहीं होने के कारण से ये साझा बाजार, कहने का मतलब सफल नहीं हुए। क्या सफलता नहीं मिली है कि इन्होंने साझा बाजार बनाए रखने का एक उद्देश्य बनाया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कारण भी बताया कि इसकी इनके जो सदस्य हैं उनकी क्रय शक्ति मजबूत नहीं। तो इस तरह से आसियान की अभी तक सफलता, आंशिक सफलता प्राप्त हुई है। हम इसको कह सकते हैं कि ये केवल आंशिक सफल हुआ है, आंशिक सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सफलता अभी आंशिक है, पूर्णतः सफल नहीं हुए। दूसरी बात हम करते हैं, यदि हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो इसकी एक और असफलता हमारे सामने आई है, वो है कि सदस्य राष्ट्रों के हितों में टकराव है। सदस्य राष्ट्रों के हितों में टकराव है। पृष्ठभूमि एक है, समस्याएं एक है, लेकिन इनके कुछ हित अलग अलग है और उनमें आपस में टकराव है। और साथ ही साथ इस टकराव के कारण कई विवाद उठे हैं। टकराव है जो विवाद का कारण बने, कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हुए हैं। इसी तरह से कहा तो ये जाता है कि ये असैन्य संगठन है, लेकिन फिर भी सदस्य पश्चिमी देशों के
साथ सैन्य समझौते किए हैं। सदस्यों ने, कई सदस्यों ने, सारे नहीं, कई सदस्यों ने पश्चिमी देशों के साथ सैन्य समझौता किया है। असैन्य संगठन होते हुए भी, प्रकृति असैन्य होते हुए भी, असैन्य होते हुए भी उन्होंने सैन्य समझौता कर रखा है। और कई देशों में सैन्य अड्डे बने हैं, कई दूसरे देशों के सैनिक अड्डे बने हुए हैं। जबकि प्रकृति के हिसाब से देखा जाए, उद्देश्यों के हिसाब से देखा जाए, तो कोई भी देश दूसरे देश के साथ किसी तरह का सैन्य समझौता नहीं करेगा, ना ही किसी की सैनिक सहायता करेगा। लेकिन कई देशों ने अपने आपसी हितों के लिए, अपने स्वयं के हितों के लिए सैन्य अड्डों को बनने की अनुमति दे रखी है। इसी तरह से हम बात करते हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक अच्छाई की बात करते हैं कि इतनी कमियां होने के बावजूद भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? यदि ये महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण संगठन है, क्यों बताया महत्वपूर्ण संगठन? कि यदि महत्वपूर्ण नहीं होता तो 23 देश जो विकसित है, जो विकासशील है, जो अग्रणी देश है, ऐसे 23 देश हैं जो इसकी रीजनल फोरम के सदस्य हैं, रीजनल फोरम के सदस्य बने हुए हैं, जो इसके महत्व को उजागर करते हैं। अगर यह महत्वपूर्ण नहीं होता तो 23 देश इसके रीजनल फोरम के सदस्य नहीं होते। उन 23 देशों में एक भारत भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, रूस भी है। तो इतने बड़े देश अगर इस संगठन के फोरम के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि ये आसियान नामक जो संगठन है वो हालांकि अपने मकसद में पूर्णतः कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में आज भी कार्यरत है। आसियान और भारत, तो अब आगे हम पढ़ते हैं भारत आसियान संबंध। भारत आसियान संबंधों की यदि हम बात करें तो भारत आसियान संबंधों की शुरुआत 1992 से हुई है। ये 1992 से भारत आसियान संबंधों की प्रारंभ हुआ है। और इससे पहले क्यों नहीं था? इससे पहले नहीं होने का कारण कि उस समय तक भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर से था, और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, जो साम्यवादी एक बड़ी शक्ति थी, उसके विघटन के पश्चात भारत का झुकाव आसियान संबंधों की ओर हुआ। तब तक वो सोवियत संघ के प्रभाव में था। तो आसियान संबंधों की शुरुआत होती है 1992 से। 1992 में भारत को आसियान का सेक्टोरल साझेदार बनाया गया। संवाद सहभागी, और इससे आगे बढ़ते हुए 2002 में इसे बैठक स्तरीय साझेदार बनाया गया। और इसके बाद आज अगर हम बात करें तो भारत इस आसियान द्वारा संचालित ईस्ट एशिया समिट, आसियान द्वारा संचालित ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम का सदस्य है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत और आसियान के बीच संबंधों की शुरुआत वो 1992 में होती है, और 92 के बाद इस
लगातार इसे अलग अलग अपने साझेदारी में लिया जाता है, संवाद सहभागी बनाया जाता है, बैठक स्तरीय साझेदार बनाया जाता है, एशिया समिट में साझेदार बनाया जाता है और इसको रीजनल फोरम का सदस्य बनाया जाता है। इस तरह से आसियान और भारत के संबंधों का आगे आयाम बढ़ता जाता है। भारत आसियान संबंधों की शुरुआत प्रारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के समय में हुई थी। और ये वही समय था 1992। तब इन्होंने भारत आसियान के संबंधों की बेहतरी के लिए एक नई नीति चलाई थी और उस नीति को कहा जाता है लुक ईस्ट की नीति। लुक ईस्ट की नीति, जिसका हिंदी में नाम होता है पूर्व की ओर देखो नीति। ये नीति भारत आसियान संबंधों की बेहतरी के लिए बनाई गई थी। हर तरह के संबंध अच्छे बनाने के लिए इस नीति को प्रारंभ किया था, जैसे आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, इसके अलावा अन्य जो भी संबंध है उनको बेहतर बनाने के लिए भारत और इनके बीच नई नीति का प्रारंभ हुआ था, लुक ईस्ट की नीति। वर्तमान जो अपने प्रधानमंत्री है मोदी, इन्होंने इस नीति को बदल दिया और इस नीति में कुछ परिवर्तन करते समय संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए एक नई नीति प्रतिपादित की है, जिसे कहा जाता है एक्ट ईस्ट की नीति। और इस एक्ट ईस्ट की नीति के तहत संबंधों को और ज्यादा अच्छा बनाया जाना शुरू किया गया। तो इस तरह से भारत और आसियान के बीच संबंधों का प्रारंभ 1992 से आज तक लगातार चल रहा है। अब हम बात करते हैं आसियान क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका के कारण। भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को बेहतर क्यों बनाना चाहता है? भारत आसियान संबंधों में बढ़ती भूमिका के कारण, अर्थात ये संबंध बेहतर बनाए जाने की ओर क्यों अग्रसित है भारत और क्यों चाहता है आसियान कि भारत के साथ इसके संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाए। तो इसके हम 3 कारण लेते हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण लेते हैं, वो है दोनों के लिए, आसियान समूह के लिए और भारत दोनों के लिए ये एक दूसरे के लिए बाजार का काम करते हैं। मैं इसको बाजार की बढ़ती आवश्यकता के रूप में लेता हूं। आसियान 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ इसके कई सारे देश हैं जिन्होंने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बनाई है और अन्य देशों में निवेश करते हैं। तो ये 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसको अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक बाजार की आवश्यकता है और भारत उसके बाजार की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बाजार की जरूरत है और वो बाजार की आवश्यकता उसकी भारत से पूरी हो सकती है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है और भारत को भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार चाहिए और भारत को ये बाजार आसियान देशों के रूप में मिल सकते हैं। इनको भी बाजार की जरूरत चाहिए, इनको भी बाजार की जरूरत चाहिए। इनके लिए आसियान देश बाजार है और इनके लिए भारत एक बाजार के रूप में आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसलिए दोनों की आवश्यकता पूर्ति के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है और इसीलिए इनके संबंधों को प्रगाढ़ बनाए जाने की
आवश्यकता पर महसूस की थी। दूसरी बात ये हम करते हैं कि भारत को आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की क्या आवश्यकता है, तो उसकी बात करते हैं कि भारत को ऊर्जा के नए ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है और ऊर्जा स्रोत की जो कमी है वो आसियान से पूरी की जा सकती है। आसियान इस कमी को पूरा कर सकता है। आसियान से ऊर्जा संसाधन प्राप्त हो सकते हैं और अपने ऊर्जा संसाधनों की पूर्ति के लिए इसको आसियान देशों से अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की जरूरत है। कौन सा ऊर्जा स्रोत इनको मिल सकता है, तो हम बात करते हैं इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया इसके कोयले की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, पूरा कर सकता है। साथ ही ये वियतनाम से गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की पूर्ति करवा सकता है। तो इन उत्पादों की पूर्ति के लिए भी भारत को आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और तीसरी आवश्यकता की हम बात करें तो भारत को कूटनीतिक तौर पर देखा जाए तो आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की जरूरत है। यह आता है कूटनीतिक आवश्यकता। चीन भारत का भी एक दुश्मन देश है और आसियान देशों का भी दुश्मन देश है, तो अपने दोनों का दुश्मन एक होने के कारण से भारत चाहता है कि आसियान के साथ चीन की जो विरोध है उसको देखते हुए भारत को आसियान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहिए। एक कूटनीतिक तौर पर देखा जाए तो दोनों के मतभेद है चीन से। दोनों के मतभेद चीन से है और दोनों ही चीन से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। कई आसियान देशों के चीन के साथ मतभेद है और उन्हीं मतभेदों को भुलाने के लिए वो भारत की दोस्ती चाहता है और इसलिए दोनों को कूटनीतिक तौर पर देखा जाए तो भी एक दूसरे की आवश्यकता है और यही कारण है कि दोनों अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी तरह से आज अपना ये आज का पाठ